हेलो स्टूडेंट्स, केम छो? कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी लोग फाइन होंगे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी उसमें गॉसियस थ्योरम को अप्लाई कर रहे थे हम। आरबीएसई स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने गॉसियस थ्योरम को अप्लाई करके कई सारे एप्लीकेशंस इसके किए थे। वो सारे एप्लीकेशंस आपने याद कर लिए हैं, अच्छे से आपको याद होंगे। अब आगे जो हम बात कर रहे हैं उन्हीं एप्लीकेशन पे एक नेक्स्ट एप्लीकेशन है जिसमें हम पता करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ध्यान देना, लास्ट टाइम हमने कंडक्टिंग स्फीयर लिया था या शेल लिया था। शेल लिया था, सेम डेरिवेशन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी था। अंतर क्या होता है, अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे रहेगा। कहां रहेगा? सरफेस पे। और अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो आप इसको जहां भी चार्ज दे दोगे वो चार्ज वही रहेगा। कंडक्टिंग स्फीयर के केस में मान लो आपने इसको चार्ज यहां दे दिया तो ये चार्ज यहां नहीं रुकेगा, ये चार्ज ऑटोमेटिकली सरफेस पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो जहां जैसा चार्ज दे दोगे वैसा चार्ज रहेगा। सेल के लिए डेरिवेशंस क्या है ये आपने याद कर लिए हैं। मैं फॉर्मूला पूछ सकता हूं, प्रेरणा प्रेरणा आप बताएंगे बेटा, फॉर्मूला बताओ। कंडक्टिंग नॉन जो सेल था, सेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, सेल के सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, सेल के सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था। प्रेरणा का डाउट था, प्रेरणा का कहना था कि उससे क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं। तो प्रेरणा ये क्वेश्चन आपके लिए है बेटा, बताओ याद है अच्छे से? अब आपकी मम्मी से कंफर्म किया जाएगा कि आपने आंसर दिया कि नहीं दिया वीडियो देखते टाइम। चलिए आगे हम बात करेंगे। अभी अपने पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की कहानी ऐसी है जहां चार्ज दे दिया वहीं रहेगा। तो इसमें भी तीन डिफरेंट केस में स्टडी करूंगा। नंबर 1 आउटसाइड। सबसे पहले हम जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं वो पॉइंट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर है, आउटसाइड द स्फीयर। ये इजी पॉइंट है, मजेदार, मजा आएगा। तो ये है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज इसके हर जगह पे होगा, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, और चार्ज इसके अंदर भी होगा, सरफेस पे भी शो कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पूरे वॉल्यूम में शो कर रखा है तो सरफेस पे शो करने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। अब इसके सेंटर से स्मॉल r दूरी पे जो बाहर एक पॉइंट है P, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। पहली कंडीशन ये है। तो क्या करते थे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होता था उस पे एक गॉसियस सरफेस ड्रॉ कर देते थे। तो इस पॉइंट पे गॉसियस सरफेस ड्रॉ कर दिया। गॉसियस सरफेस क्या होता है? गॉसियस सरफेस होता है एक इमेजिनरी सरफेस जो कि दी गई चार्ज बॉडी को अपने अंदर बंद कर सकता है। तो इस स्फीयर ने, इस गॉसियस सरफेस ने इस चार्ज को अपने अंदर बंद कर लिया। और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होता है वो पॉइंट गॉसियस सरफेस के ऊपर आना चाहिए। तो आ रहा है वो पॉइंट P गॉसियस सरफेस के ऊपर। अब पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ड्रॉ करनी होगी। तो पॉइंट P के चारों तरफ एक छोटा एरिया कंसीडर करेंगे। एरिया है ds। इस छोटे एरिया का एरिया वेक्टर किधर होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, दिए गए एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। और ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो इस पॉइंट P को नॉर्मल कैसे खींचेंगे इस स्फीयर के ऊपर? इस पॉइंट P को स्फीयर के सेंटर से मिला के आगे बढ़ा दो। इस पॉइंट P को स्फीयर के सेंटर से मिला के आगे बढ़ा दो। दिस इज द प्रोसीजर टू ड्रॉ द नॉर्मल एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ द स्फीयर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना बाकी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है। तो ये पूरा का पूरा जो चार्ज है उसको सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हैं, और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। तो इस पॉइंट P को सेंटर से मिलाओ और आगे बढ़ा दो। इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली रेडियली आउटसाइड होगी।
तो मैंने इस स्फीयर पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन बना दी। क्लियर है? कैसे? इस पॉइंट P को, चार्ज को, पहले पूरे के पूरे चार्ज को सेंटर पे रखा हुआ मान लो। अब इस सेंटर पे रखे हुए चार्ज से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉइंट P को सेंटर से मिलाओ, मिला दिया, इस लाइन को आगे बढ़ा दो, बढ़ा दिया, तो दोनों के बीच का एंगल है 0। लगाते हैं गॉसियस थ्योरम। गॉस साहब कह के चले गए गॉसियस थ्योरम में कि किसी भी सरफेस से, किसी भी गॉसियस सरफेस से बाहर की तरफ गुजरने वाला टोटल फ्लक्स होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू गॉसियस सरफेस के अंदर बंद टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds की वैल्यू होगी, इस गॉसियस सरफेस पे लगाना है E डॉट ds, E ds cos थीटा, थीटा कितना है 0, cos 0 का क्लोज इंटीग्रेशन। E डॉट ds को ओपन कर दिया है सिंपली, इज इक्वल टू बंद चार्ज, टोटल चार्ज मैंने मान लिया इस स्फीयर के अंदर, ये जो r रेडियस का स्फीयर है इसके अंदर टोटल चार्ज मैंने मान लिया स्मॉल q है, तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड q है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है? cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। E ds में से e को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, e बाहर चला गया, ds बचा, क्लोज e बाहर चला गया, इंटीग्रेशन के अंदर ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मिलता जुलता है, सेम है, हूबहू है, आप इससे अच्छे से रूबरू हो जाएं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds की वैल्यू कितनी होगी? s, ds मतलब छोटा एरिया इसके ऊपर, और s मतलब इस पूरे गॉसियस सरफेस का सरफेस एरिया। इंटीग्रेशन ऑफ ds s हो जाएगा इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। s क्या है? दिए गए गॉसियस सरफेस का जो कि स्फेरिकल है उसका एरिया, ये होगा e इनटू s की वैल्यू हो जाएगी, रेडियस कितनी है? स्मॉल r, गॉसियस सरफेस की रेडियस स्मॉल r है, तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया हो गया इनटू q इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो e की वैल्यू कितनी आ जाती है? 4 पाई r स्क्वायर को डिवाइड में ले जाओ, और पहले से क्या था वहां पे दूसरी साइड में q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, जो कि लास्ट डेरिवेशन में भी सेम हमने फॉर्मूला स्टडी किया था। इंपॉर्टेंस ही कंक्लूजन जो है इस फॉर्मूले का वो ये है कि वापस से आप पूरे के पूरे चार्ज को, मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी अगर बाहर दिए गए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो पूरे के पूरे चार्ज को सिंपली आप सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हो, और फिर उससे r3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज के द्वारा? k q अपॉन r स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कंक्लूजन वही है, कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं in case of non-conducting sphere, if we need to calculate the electric field outside of the sphere, then we can conclude whole of the charge is kept at the center of the given sphere. Clear? ये कंक्लूजन है। और दूसरा ये तो था आउटसाइड द स्फीयर के लिए, अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो, दिए गए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो, तो सेम है, बस स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाएगा एट द सरफेस। अभी हमें सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो ये है वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसके पूरे वॉल्यूम में हर जगह चार्ज है, जिसकी रेडियस कैपिटल R है, और यही सरफेस के ऊपर ही किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो पॉइंट P पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, तो पूरा का पूरा चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर आ ही रहा है। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है वो पॉइंट P गॉसियन सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है। पॉइंट P के चारों तरफ एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लेंगे, और इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल आउटसाइड, नॉर्मल कैसे खींचेंगे? इस पॉइंट को सेंटर से मिला के आगे बढ़ा दो, इस दिए गए छोटे एरिया का एरिया वेक्टर खींच दिया जो कि नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। नॉर्मल कैसे खींचा जाता है? उस पॉइंट को सेंटर से मिला दो, आगे बढ़ा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे के पूरे चार्ज को वापस से सेंटर पे रखा हुआ मान लो। अगर चार्ज यहां रखा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी?
तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, तो यहां से बना दो अवे फ्रॉम द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी तरीके से थीटा कितना हो गया 0। तो कहानी है गॉसियस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस सरफेस से बाहर की तरफ गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds में E डॉट ds को ओपन कर दो, E ds cos थीटा, थीटा कितना है 0 का क्लोज इंटीग्रेशन, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 है तो cos 0 हो गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू 1, e को बाहर ले लो, क्लोज इंटीग्रेशन के अंदर ds बचा, cos 0 की वैल्यू 1 रख दी इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ ds s आ जाता है इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। s क्या है? दिए गए गॉसियस सरफेस का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियस सरफेस। लेकिन इस बार सरफेस एरिया ऑफ गॉसियस सरफेस, लेकिन इस बार जो गॉसियस सरफेस है वो इसी स्फीयर के ऊपर बना हुआ एक स्फीयर है। जो दिया गया स्फीयर है जिस पे चार्ज है, जिसके वॉल्यूम पे चार्ज है, उसी स्फीयर के जस्ट ऊपर बना हुआ एक स्फीयर है। तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो E इनटू सरफेस एरिया हो गया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई R स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाओ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर और q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पहले से था। कंक्लूजन क्या हो सकता है वापस से रिंकू? कंक्लूजन क्या बनाएंगे इसके लिए? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर है, तो कंक्लूजन क्या होगा? ठीक है, सही है। इसी के साथ आप जीतते हैं 21 रुपए। ले लेना भाई। चलिए E इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। रिंकू के द्वारा बताया गया कंक्लूजन ठीक है। उसने बताया कि पूरे के पूरे चार्ज को वापस से सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हैं और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि होता है k q अपॉन r स्क्वायर। ये दो पॉइंट हो गए, इनमें ज्यादा कुछ था नहीं। अब लेकिन आगे आने वाला जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इजी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगा दिए गए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर। ये इसके अंदर की बात है तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर शानदार सा ड्रॉ कर देंगे। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ड्रॉ कर दिया जिसकी रेडियस कैपिटल R है, ये सेंटर O है। इस बार जो पॉइंट P है वो यहां है। कहां है? यहां है। तो इस पॉइंट P पे गॉसियस सरफेस ड्रॉ कर दो, तो ये गॉसियस सरफेस हो जाता है, डॉटेड वाला गॉसियस सरफेस हो गया है। और आप देख सकते हो इस बार गॉसियस सरफेस के अंदर भी चार्ज होगा और पॉइंट P की दूरी कितनी है? स्मॉल r है। डायग्राम मेरे साथ ही बना लेना। ये स्मॉल r दूरी पे दिया गया पॉइंट P है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो जैसा हम करते आए हैं हमेशा से, पॉइंट P पे एक शानदार सा गॉसियस सरफेस ड्रॉ कर दिया जो कि डॉटेड डॉटेड सा दिख रहा है। ओके, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इस तरीके से होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इस पॉइंट P के चारों तरफ एरिया वेक्टर, छोटा एरिया मान लो ds। एरिया वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल आउटसाइड। तो इस सरफेस का नॉर्मल आउटसाइड खींच दो, पॉइंट को सेंटर से मिला के आगे बढ़ा दो, तो ये नॉर्मल आउटसाइड हो गया। तो आप देख सकते हैं, देखना ही पड़ेगा कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? एकदम 0, मतलब थीटा 0 है साहब। लेकिन अब मैं जो बोलने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना। हम जो गॉसियस थ्योरम में, सबसे पहले गॉसियस थ्योरम में लिख देता हूं एक बार। अकॉर्डिंग टू द गॉसियस थ्योरम क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये q क्या होता है? q होता है नेट चार्ज गॉसियस सरफेस के अंदर जो चार्ज है, मतलब इस गॉसियस सरफेस के अंदर चार्ज है। बाहर वाला गॉसियस सरफेस मतलब डॉटेड वाला, इस डॉटेड वाले सरफेस के अंदर जो चार्ज है, बाहर वाले चार्ज से मतलब नहीं है। बात समझ में आती है क्या?
आती है ना। चलिए अब गॉसियन सरफेस के अंदर बंद कितना चार्ज है उसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करने अब मैं जा रहा हूं और उस बंद सरफेस के अंदर चार्ज को मैं q डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। E डॉट ds को लिख लेते हैं E ds cos थीटा का क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू गॉसियन सरफेस के अंदर बंद चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट थीटा 0 है। cos 0 की वैल्यू आजकल कितनी होती है 1। cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। E ds बचा, E बाहर ले लो, क्लोज इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू t डॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ds s बचा इज इक्वल टू q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक तो कहानी क्लियर है, क्लियर है ना। अब s क्या है, दिए गए गॉसियन सरफेस का, कंफ्यूज मत होना, स्फीयर का नहीं। इंटीग्रेशन करने के बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये जो s आता है गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया होता है। तो s क्या है, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, जो कि कितना होगा 4 पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर। तो ये हो गया E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर इसको कुछ नाम दे दो, 1 नाम दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब ये चार्ज कैसे निकालेंगे उसका एक फॉर्मूला आपको मैं बताने जा रहा हूं जो किसी भी बुक में है ही नहीं, लिखा ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला है ही नहीं ऐसा कोई। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, एनक्लोज्ड चार्ज समझ लेना अच्छे से, अपॉन में एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन में एनक्लोज्ड वॉल्यूम, मतलब इस स्फीयर का वॉल्यूम, ये छोटा जो गॉसियन सरफेस बन रहा है इसका वॉल्यूम, इसके अंदर बंद चार्ज एनक्लोज्ड चार्ज q डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अपॉन में एनक्लोज्ड वॉल्यूम मतलब कितने हिस्से का वॉल्यूम, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम, एनक्लोज्ड वॉल्यूम v डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन में एनक्लोज्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा टोटल चार्ज पूरे स्फीयर पे अपॉन में पूरे स्फीयर का टोटल वॉल्यूम। टोटल चार्ज को q से रिप्रेजेंट कर दिया, टोटल वॉल्यूम को v से, कैपिटल V से। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा q डैश इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से q डैश क्या है, एनक्लोज्ड चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन में टोटल वॉल्यूम, और ये एनक्लोज्ड वॉल्यूम दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में v डैश। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। टोटल चार्ज q ही रहने दो। मान लिया कि पूरे वॉल्यूम में जो चार्ज था, कुल जो चार्ज था, टोटल जो चार्ज था वो q था, डॉट्स में q था, मान लिया है q था। ओके, अपॉन में टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब। पूरे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई इनटू रेडियस, रेडियस कैपिटल R होल क्यूब, v डैश एनक्लोज्ड वॉल्यूम, एनक्लोज्ड वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई इनटू रेडियस का होल क्यूब, तो स्मॉल r क्यूब। किसकी रेडियस, गॉसियन सरफेस की, स्मॉल r क्यूब। कैन से उड़ा दो इसको, भाई जब यहां करो तो q डैश इज इक्वल टू आ जाता है स्मॉल r क्यूब अपॉन में कैपिटल R क्यूब इनटू चार्ज q। ये इंपॉर्टेंट था इसमें, बस ये चार्ज निकालना ही इंपॉर्टेंट था। ये मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी है, इसको समझ लेना अच्छे से, बुक में नहीं मिलेगी आपको। चलिए q डैश इज इक्वल टू आ गया, बस q डैश के इस मान को यहां पुट कर दो तो हमें मिल जाएगा E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू q डैश की वैल्यू क्या है, q डैश की वैल्यू पुट कर दो r क्यूब अपॉन में कैपिटल R क्यूब इनटू स्मॉल q डैश की वैल्यू हो गई, q डैश को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, कर दिया r। ओके, अब आगे हम बात करेंगे फोर पाई आर स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाओ तो E इज इक्वल टू हो जाएगा Q
इक्वल टू हो जाएगा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर जाएगा, तो क्यू ये वाला इनटू स्मॉल आर क्यूब, क्यू इनटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब, और डिवाइड में क्या आ रहा है दूसरी साइड से 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड में आ रहा है। कैंसिल कर दो आर स्क्वायर से इसको उड़ा दो, 1 टाइम बचा, तो ई इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके इनटू क्यू, क्यू अपॉन में कैपिटल आर क्यूब ओके, और स्मॉल आर स्क्वायर से ये 1 टाइम कैंसिल हुआ था, तो ये आर बचा है। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है। बस कुछ नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाओ, आर स्क्वायर से इस आर क्यूब को 1 टाइम कैंसिल कर दिया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है, जो कि याद करना है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो सर्कल है ये कांस्टेंट है, चाहे आप पॉइंट पी यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी ले लो, लेकिन ये सारी चीजें चेंज नहीं होंगी, ये सारी चीजें चेंज नहीं होंगी। कैपिटल आर मतलब पूरे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस चेंज नहीं होने वाली, चाहे आप इस पॉइंट पी को कहीं भी ले लो। पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज होगा वो भी चेंज नहीं होने वाला, चाहे आप पॉइंट पी को कहीं भी ले लो। तो स्फीयर के अंदर कहीं भी ले लो, ये चीजें चेंज नहीं होंगी, मतलब ये कांस्टेंट है। मतलब मैं कह सकता हूं कि E इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू R, मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्फीयर के अंदर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, वो उसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये सेंटर पे कम, थोड़ा रेडियस बढ़ा दी, ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, सरफेस पे आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है बात? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। इसमें सेंटर पे पूछी जाए, केस स्टडी बना के अगर सेंटर पे पूछा जाए, तो सेंटर के लिए स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, और स्मॉल आर की वैल्यू 0 होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना आ जाएगा 0। ध्यान रखना, कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है उसके अंदर हर जगह पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल सेंटर पे ही 0 होता है, बाकी हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, यहां और ज्यादा आएगी, सरफेस तक पहुंचते पहुंचते वैल्यू बढ़ती जाती है। ओके, ग्राफ में खींचने जा रहा हूं जो कि बाकी भी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंसेस के बीच में ग्राफ खींचने अब मैं जा रहा हूं। इस साइड में लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंसेस के बीच में ग्राफ। वही पहले की तरह डिस्टेंसेस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। एक तो स्मॉल r जब कैपिटल R से छोटा होगा, स्मॉल r जो है कैपिटल R से छोटा होगा, स्मॉल r जब कैपिटल R से छोटा होता है मतलब अंदर है, तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। स्मॉल r कैपिटल R से छोटा होगा मतलब स्फीयर के अंदर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वो जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा मतलब स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा हो जाएगा। स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी हो जाएगी मतलब पॉइंट P बाहर आ जाएगा। ओके, तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r के। तो मतलब जैसे जैसे स्मॉल r की वैल्यू 0 थी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, 1 थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, 2 थी और बढ़ गया, 3 थी तो और बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाता है। कहां तक? सरफेस तक। जैसे स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, तो यहां पे तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, और सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। देख लो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R होती, देख लो ना, ये स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R कर दो, जैसे स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R हो जाएगी तो ये फॉर्मूला हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल q की जगह स्मॉल q अपॉन में r क्यूब, और स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दो तो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r से r क्यूब 2 टाइम कैंसिल हो गया r स्क्वायर, वही लिखा है KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अब उसके बाद सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था? KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, पेज पलट के देख सकते हैं आप, वापस वीडियो में जाके देख सकते हैं।
सरफेस के बाहर जब किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया था तो kq/r² आया था। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस कैसे हैं आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये चांद का टुकड़ा, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। लास्ट टाइम हमने ग्राफ ड्रॉ किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था, सरफेस पे एक वैल्यू मिलती थी, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। ये अंतर था। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, सरफेस पे एक वैल्यू मिलेगी, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैक्सिमम वैल्यू, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल।